प्रश्नावली ट्रिग्नोमेट्री की अपनी चल रही थी 11th वाली, उसकी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाएंगे। मैंने क्वेश्चन आंसर भी कर रखा है उसका, यानी कि प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन को कहीं ना कहीं मैंने सॉल्व भी कर रखा है। चलिए आज हम प्रश्नावली सेकेंड के बारे में बात करेंगे। अपनी प्रश्नावली जो सेकेंड है वो बेस है अपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को लेके, यानी त्रिकोणमितीय फलनों को लेके। एक्चुअली हुआ यह है कि जो पहली प्रश्नावली ट्रिग्नोमेट्री की है वो केवल एंगल पे मेजरमेंट है, केवल एंगल जो होते हैं ना, जो कोण होते हैं, खाली उनकी मेजरमेंट करवा रही है। कभी रेडियन में उनका माप देख रही है तो कभी डिग्री में देख रही है, उनका कन्वर्जन पढ़ रही है। कहीं भी उसमें ट्रिग्नोमेट्री का जो फंक्शन का जो नामो निशान होना चाहिए बिल्कुल नहीं था। अब जो अपनी सेकेंड प्रश्नावली बननी चाहिए 5.2, इसमें पर्टिकुलर जिक्र किया है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। तो आइए हम आज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को खूब अच्छे से समझेंगे कि क्या होते हैं एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, कितने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, साथ ही साथ जो जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं वो क्या बिहेव करते हैं, या उनकी ग्राफ क्या बनती है, उनकी डोमेन रेंज क्या होती है, या उनसे रिलेटेड हर एक बात को देखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं ना। फिलहाल जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें जो ट्रिगो फंक्शन है वो एक्चुअली होते क्या है, चलिए एक बार हम देखेंगे बड़ी ध्यान से। एक्चुअली प्रश्नावली अपनी ये है ट्रिगो फंक्शन, यानी कि त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन एक्चुअली होते क्या है, तो मुख्य रूप से ये होते हैं 6 प्रकार के। एक होता है पहला अपना साइन फंक्शन, ये होता है SINE साइन फंक्शन, तो इसे बोलते हैं ज्या फलन, ज्या फलन। जो दूसरा होता है ये वाला होता है कोसाइन फंक्शन, यानी COSINE कोसाइन फंक्शन होता है, यानी कि कोज्या फंक्शन कहलाता है। उसके बाद जो तीसरा होता है ये वाला होता है टेंजेंट। ये थोड़ी एक बेसिक आइडियाज में समझाता हूं। जो शुरुआत में ना ट्रिगो जो फंक्शन बने थे, शुरू में जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बने थे वो केवल 3 ही बने थे, साइन का tan ही बने थे। बाद में इनके 3 थे और आगे जुटे, जो इन तीनों के एक एक व्युत्क्रम थे। एक बार देखेंगे बड़ी ध्यान से हम कि कौन कौन किसके व्युत्क्रम थे, साथ ही साथ उनका नाम क्या है। तो जो चौथा था ये अपना था कॉटजेंट, COT कॉटजेंट, कुछ ऐसा करके था। उसके बाद पांचवा जो था ये सेकेंड था अपना, सेकेंड कुछ ऐसा होता है कि SECANT सेकेंड होता है। उसके बाद एक जो छठा फंक्शन होता है, जो छठा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है, ये वाला होता है अपना कोसेकेंट, COSEC। और उसके बाद ANT कोसेंट होता है, ये कोसेकेंट कहलाता है। हालांकि इतना बहुत ज्यादा डेप्थ में इनका नाम नहीं लिखा जाता है। शुरुआत में जो ये 3 फंक्शन बने थे ना ये वाले, इनका मैं जरा इसका भी हिंदी नाम बताता हूं कि जो टेंजेंट है, ये देखिए ट्रिगो में सबसे इंपॉर्टेंट ये फंक्शन है टेंजेंट। ये बताता है दरअसल कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो टेंजेंट है ना, ये किसी पर्टिकुलर ग्राफ के झुकाव के बारे में चर्चा करते हैं। यानी कि इसका अर्थ ही होता है या तो झुकाव है ना, या इसको ढाल बोल सकते हैं, या इसको प्रवणता बोल सकते हैं। तो कुल मिलके इन तीनों का बस नाम याद रखना था, बाकी ये तीनों का नाम याद नहीं रखना है, मतलब इनका हिंदी में नाम याद नहीं रखना है। बाकी इन तीनों का आप याद रख सकते हैं। थोड़ी इसमें व्युत्क्रम की कुछ रिलेशन होते हैं, यानी कि जो साइन फंक्शन होता है इसका व्युत्क्रम होता है कोसेक फंक्शन, जो कास फंक्शन है इसका व्युत्क्रम होता है अपना सेक फंक्शन, और जो टेंजेंट फंक्शन है ना, जो टेन फंक्शन है उसका होता है काट वाला फंक्शन होता है, यानी रिवर्स होते हैं। देखिए इतना बड़ा बड़ा नाम नहीं होता है कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री में, थोड़ी शॉर्टकट वे में लिखा होता है। देखिए इसमें से ना जो पहला 3 लेटर है उसी को उठा के लिखा गया, पूरा फुली नेम में लिखा हूं, लेकिन आपको कभी भी जब पढ़ना होगा ना तो उसमें केवल आपको 3 लेटर दिखेंगे। जैसे यहां होता है केवल साइन, 3 लेटर यहां से बस निकालना होता है। इसी तरह से यहां से 3 लेटर अपना निकालना होता है, COS कास। उसके बाद यहां से TN टेन निकालना होता है। उसके बाद यहां से काट होता है अपना, और यहां से केवल AC सेक होता है। बट थोड़ी सी यहाँ डिफिकल्टी ये है
कि कोसेकेंड फंक्शन में अगर आप 3 लेटर लिखेंगे तो फिर COS कास फंक्शन बन जाएगा, इसीलिए इसे पूरा का लिखा जाता है ऐसे, कोसेक लिखा जाता है ऐसे। तो दरअसल कुल मिलकर अगर हम बोले ना तो यही सब 6 के 6 जो साइन का, स्टेन का, सेक और कोसेक है ना, इन्हीं को बोलते हैं मुख्य रूप से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आया समझ में? अब जो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक्चुअली करते क्या है, तो ये किसी समकोण त्रिभुज में, पर्टिकुलर जो समकोण त्रिभुज में जो तीनों कोण होते हैं ना, उसमें से किसी भी कोण का मेजरमेंट करवाते हैं। जैसे साइन के साथ पर्टिकुलर यहाँ पर एक बार ध्यान से देखेंगे तो अगर यहाँ ABC अगर कोई ना ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल है अगर ये, तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि ABC अगर ये तीनों के तीनों जो अपने एंगल है ना, इस एंगल का अगर मेजरमेंट आपसे करवा रहे हैं किसके साथ, तो साइन फंक्शन के साथ, कास के साथ, टेन के साथ, कार्ड के साथ, या सेक या कोसेक किसी के भी साथ करवा सकता है। तो आइए एक बार हम देखेंगे साइन के साथ अगर ये का मेजरमेंट करवाए तो एक्चुअली क्या बनने वाला है। तो यही लिखा जाता है साइन ए। कहीं कहीं ए के बदले मान लीजिए सपोज दैट कि इस कोण का मान मेरे को दे दिया थीटा, तो इसीलिए कभी कभी इसको पढ़ते हैं साइन थीटा। मतलब कुल मिलके जो एंगल थे ना, जो कोण था अपना ए या थीटा, इसी का मेजरमेंट आप कर रहे हैं। किसके साथ मेजरमेंट कर रहे हैं, तो आप कर रहे हैं ज्या फंक्शन के साथ। ज्या फंक्शन के साथ आप एंगल ए का मेजरमेंट कर रहे थे, एक्चुअली यही बोलना चाह रहा है। अच्छा, थोड़ी छोटी छोटी बातों को मैं याद दिला देता हूँ। जो हाई स्कूल की ट्रिग्नोमेट्री थी उसमें कहीं ना कहीं ये सारी चीजों के बारे में जिक्र करा है कि किसी भी समकोण त्रिभुज का जो रिलेशन होता है, समकोण त्रिभुज में जो ये सब भुजाएं हैं, आधार, लंब, कर्ण, इनका जो रिलेशन होता है किसी भी पर्टिकुलर इन ट्रियो फंक्शन के साथ, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है कि साइन थीटा यानी कि साइन ए चाहे साइन बी या साइन सी, ये साइन ए इज इक्वल टू या साइन थीटा इज इक्वल टू, खूब अच्छे से पढ़े होंगे, लंब बटे कर्ण होता है ये सारी चीजें। यानी कि जो आप फार्मूला पढ़े थे ना कि साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कास थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, ये सब के सब क्या थे, तो ये सब के सब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का किसी समकोण त्रिभुज के भुजाओं में संबंध को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ हाई स्कूल में एक और आप पॉइंट पढ़े थे, सर्वसमीकाओं के बारे में पढ़ा था कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो सर्वसमीकाएं होती है एक्चुअली होती क्या है। जैसे सर्वसमीकाएं वो क्या होती हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मुख्य रूप से वहां से 3 सर्वसमीकाएं बन के आई थी। उन सर्वसमीकाओं पे 2 4 5 आपने क्वेश्चन भी कर रखा होगा अच्छे लेवल के। तो कहीं ना कहीं अगर उतनी जानकारी आपको है तो ही आपको कहीं ना कहीं जो इंटर पे बहुत अच्छी पकड़ बननी चाहिए थी वो बनेगा। हालांकि यहाँ से जो हम फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं ना, उनको बहुत एक बेसिक वे से स्टार्ट मैंने करा है। यहाँ पे हम रिलेशन वगैरह के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, ऐसा इसलिए कि आप उन सारी बातों को कहीं ना कहीं जानते हैं। तो आइए हम एक एक फंक्शन को उठाएंगे। आज साइन फंक्शन को उठाएंगे, कास को उठाएंगे, टेन को उठाएंगे, जितना बन सकता है अपने टाइम में उतने को बनाएंगे। अच्छी तरह से एक एक को चर्चा करेंगे कि एक्चुअली जो साइन फंक्शन है वो ऑपरेट कैसे करती है, क्या क्या इसमें पार्टिकल, क्या क्या इसमें पर्टिकुलर एक एक पॉइंट जो बनने चाहिए थे ना, जो इस फंक्शन का डोमेन रेंज बनना चाहिए था, जो इस फंक्शन का ग्राफ बनना चाहिए था, सब पे चर्चा करेंगे। बिना ग्राफ के ये सब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कोई मतलब नहीं है, बिना डोमेन रेंज का इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कोई मतलब नहीं है। यानी कुल मिलके मैं थोड़ी कम भाषा में अगर आपसे बात करूं तो खूब अच्छे से साइन फंक्शन को उठाएंगे और एक एक पॉइंट को कवर करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो चलिए एक बार इसको हम इरेज करेंगे और फिर उसके बाद जस्ट चर्चा करें। चलिए उठाएंगे हम साइन फंक्शन को। जो ज्या फंक्शन होती है उसको खूब अच्छे से फिलहाल मैं चर्चा करने वाला हूँ कि क्या होती है ज्या फंक्शन। तो सपोज दैट कि अगर y बराबर यहाँ साइन एक्स गिवन है, फंक्शन का एक्चुअली मीनिंग क्या है? फंक्शन का मीनिंग ये है कि कोई भी फलन कुछ y इज इक्वल टू समथिंग गिवन होता है या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग गिवन होता है, वही तो फलन कहलाता है। फलन की परिभाषा अलग अलग लेवल पे होती है, उसको सेट के थ्रू डिफाइन करना होता है, उसे 2 चरों के संबद्ध चर राशियों के बीच में डिफाइन करना होता है। तो ये सारी चीजें संबंध एंड फलन के चैप्टर में पढ़ेंगे आप। मैं केवल ये बता देता हूं कि अगर y बराबर यहाँ कोई रिप्रेजेंटेशन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कर दिया ना कि साइन का, टेन का, सेक और कोसेक, तो आपको खाली यही समझना है कि यहाँ पे गिवन जो फंक्शन है एक्चुअली एक फलन ही है। मतलब कि जो ये ट्रिगो फंक्शन है, मतलब कुल मिलकर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि साइन का, टेन का सबको अगर y से रिप्रेजेंट कर दूं या एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर दूं तो इन सबको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो खूब अच्छे से हम चर्चा करेंगे कि एक्चुअली साइन एक्स क्या होता है। तो इसकी ग्राफ से ही सारी बातें क्लियर होती हैं। तो यहाँ पे कुल मिलके मेरा मेन मकसद फोकस रहेगा ग्राफ को सीखना, है ना। तो यहाँ पे अगर हम इसकी ग्राफ के बारे में चर्चा करें तो कहीं ना कहीं आपको 2 4 पॉइंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। कि थोड़ा सा इधर आप ध्यान से देखेंगे
ये अपना एक्सिस है एक्स, ये है अपना वाई एक्सिस, वाई डैश, ये है ओरिजिन मूल बिंदु। तो देखिए थोड़ा लिखने पढ़ने के तरीके अपने ये है ना कि जब कभी भी आप एंगल को लेंगे ना, कोण को लेंगे, तो हमेशा एक अक्ष पे लेंगे, और जो y की वैल्यू फाइंड आउट होकर निकलती है एंगल को रखने के बाद, इसको आप लेते हैं y अक्ष पे। तो चलिए यहाँ पे कुछ विशेष जो कोण की वैल्यू होती है वो रखेंगे हम। हालांकि देखिए एंगल की जो मेजरमेंट है, कोण जो होते हैं, 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी हो सकता है, 3 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन हमें सबकी वैल्यू तो पता नहीं है। हमें कुछ स्टैंडर्ड कोण होते हैं, कुछ विशेष कोण होते हैं, जैसे 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये सब कुछ विशेष कोण है, और जो विशेष कोण है ना, इन्हीं पे ग्राफ ऑपरेट करती है। ऐसा नहीं कि आपको 1, 2, 3 डिग्री की मान देखेंगे तो वहां से समझ में नहीं आएगा, लेकिन उतनी आपको टेबल्स याद करने पड़ जाएंगे, टेबल देखना पड़ जाएगा। तो इन सारी चीजों से बचे रहने के लिए कहीं जो इंपॉर्टेंट वाली जो एंगल है, जो कुछ विशेष कोण है, उनपे खूब बढ़िया से ग्राफ ऑपरेट हो सकता है। तो चलिए कुछ विशेष कोण का मेरा मतलब ये है कि सपोज दैट कि मैं यहां पे ना π/2 ले रहा हूं, मतलब कि 90 डिग्री, यहां पे मैं पाई ले रहा हूं ऐसे। तो एक्चुअली होता यह है कि यहाँ पे x बोले तो x है थीटा, अब y की वैल्यू जैसे निकल के आती है, जैसे आप थीटा की वैल्यू पुट करते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू पुट करें ना, x की वैल्यू अगर हम पुट करना चाहते हैं क्या, 0 डिग्री, तो अगर हम x = यहाँ 0 पुट करें तो y की वैल्यू भी 0 आ रही है, क्योंकि sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। तो एक चीज तो ये बन गया। दूसरा ये है कि अगर आप यहाँ से x = 30 डिग्री पुटअप करना चाहते हैं तो sin 30 की वैल्यू कितना होती है, तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये y = यहाँ से निकल गया है 1/2। अगर यहाँ पे आप x = 45 डिग्री लेते हैं तो y की जो वैल्यू निकल के आनी चाहिए sin 45, sin 45 बोले तो ये निकल के आते हैं 1/√2। तो इसी तरह से आप एक और चीज देख सकते हैं कि अगर x = 60 डिग्री पुटअप करें तो y का जो मान निकल के आएगा √3/2 निकल के आएगा। आपको अच्छी तरह पता है कि sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो अगर आपने यहाँ पे x = 90 डिग्री पुट कर रखा है तो y की वैल्यू 1 निकल के। कुल मिलके हमें एक बात की कम से कम जानकारी मिल गई है कि मतलब 0 डिग्री यहाँ है, एक अक्ष पे 0 डिग्री मान है ऐसे। तो यानी कि आपने एक अक्ष पे 0 डिग्री की वैल्यू पुट करा तो y अक्ष का जो मान निकल के आना चाहिए, जो y अक्ष पे जो वैल्यू निकल के आनी चाहिए वो भी तो 0 ही आई है। मैंने कुल मिलके x की वैल्यू 0 तो y बराबर भी 0, यानी कि जो अपना ग्राफ है ना वो मूल बिंदु से होके जाएगा। ये थोड़ी समझने वाली चीजें थी, यानी कि यहाँ से इसकी स्टार्टिंग है। अब थोड़ा मैं इस पे ग्राफ पे ना इतनी दूरी पे मैं 1 ले रहा हूँ कि ये वाली जो यूनिट है ना, ये जो बन रही है, ये दूरी है, जो डिस्टेंस, ये 1 है, 1 यूनिट है। अब थोड़ा नीचे उतना ही मैं ले लेता हूँ, -1 यूनिट ले लेता हूँ ऐसे दूरी ऐसे, क्योंकि अच्छी तरह पता है कि कहीं अगर मैं ग्राफ बनाया ना तो साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में ही बनती है, इससे ज्यादा साइन थीटा की वैल्यू नहीं होती है। ग्राफ से इसको थोड़ा सा एक बार देखेंगे हम। तो चलिए एक बार ये पता चल गया कि 0 डिग्री से मूल बिंदु से यानी कि स्टार्टिंग होने वाली है अपनी। अब कहां तक जाएगा एक बार इसको देखते हैं। देखिए धीरे धीरे वैल्यू बढ़ रही है, जैसे आपने एंगल 30 बढ़ाया मतलब कि 0 से थोड़ा इधर कहीं पहुंचे, तो वैसे ही y यानी कि हाफ यानी कि 1/2 मान मिल गया y अक्ष पे। लेकिन जैसे ही आपने मान को 45 किया, फिर y अक्ष पे जो मान मिला 1/√2 यानी कि 1/2 से थोड़ा सा इंक्रीजिंग वैल्यू मिली, मैंने थोड़ा सा बड़ी वैल्यू है किससे, 1/2 से। 1/2 से 1/√2 बड़ा है। तो इसी तरह से ठीक है, अगर थोड़ा एंगल को और हम बढ़ाएं, 60 करें, तो उससे बड़ा मान मिल गया किससे, यानी 1/√2 से। तो कम से कम इतना पता चला ना कि जो ग्राफ है ना वो मूल बिंदु से स्टार्ट हो रहा है, जैसे जैसे एंगल का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे y अक्ष पे वैल्यू बढ़ रही है। तो अगर यहां से हम देखें तो ऐसे ऐसे हो रहा है, देखिए 90 डिग्री पे जाते जाते ग्राफ की जो वैल्यू है वो 1 हो जाती है, यानी कि y अक्ष पे 1 हो जाती है। अब इससे अगर एक्स्ट्रा वैल्यू अगर आपको पुटअप करना हुआ 90 डिग्री से एक्स्ट्रा, तो कहीं ना कहीं आपको जानकारी होनी चाहिए कि जैसे आप 120 डिग्री का निकाल के देखो, 120 डिग्री का निकालोगे तो √3/2 आएगा। तो ऐसे अब फिर पता चला कि 0 से बढ़ के 1 पे पहुंचा, फिर वहां से रिटर्न हो रहा है। साइन 180 डिग्री पे जाते जाते जो वैल्यू है वो 0 हो गई, यानी y अक्ष पे जो वैल्यू है 0 हो गई है। y अक्ष पे 0 होने का मतलब क्या है कि y अक्ष पे 0 मतलब वो जाके x अक्ष को कट करेगा। तो ऐसे वैल्यू यहां तक तो बढ़ी है, फिर 180 पे जाते जाते 0 हो गई है, ऐसे हो गई है।
हमेशा ग्राफ ऐसे ऐसे ही अपडेट करेगा, पीछे भी ऐसे थोड़ा आएगा यू रिटर्न, ऐसे ऐसे जाएगा। हमेशा इसकी कहानी ऐसी बनती है, एक वेव बनती है इसमें तरंग टाइप का ऐसे, जिसमें आपको थोड़ी नॉलेज ये लेनी है ना कि आपको कम से कम थोड़ी बहुत जानकारी ये चल जाए कि 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव का मतलब कि ग्राफ जब एक अक्ष पे ऐसा बने ना कि यहाँ वाई अक्ष की धन दिशा में बने, तो ये सारी कहीं ना कहीं वैल्यू, ये उतनी दूरी, ये ऊपर की दूरी, फिर ये इतनी कम से कम गैप, ये सारे के सारे गैप पॉजिटिव गैप है। बट अगर यहाँ 180 डिग्री के बाद अगर देखें, यहाँ होता है अपना 2 पाई, तो यहां से लेके 2 पाई, यहां देखिए अपना होता है 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 का मतलब ये है कि 180 डिग्री या प्लस में 90 डिग्री। पाई बाई 2 पे मैक्सिमम वैल्यू 1, यानी कि यह ग्राफ का जो यहाँ पे जो बनने वाला है ना, यहाँ पे जो श्रिंग बन रहा है, यहाँ जो गर्त बन रहा है, तो जो ये ऊंचाई है वेव की, ये 1 यूनिट है। और जो यहाँ पे जो अपना गर्त बना है ना, इसकी भी जो गहराई है वो 1 यूनिट है, बट दूरी निगेटिव है वाई अक्ष पे, तो इसलिए ये वाली दूरी आप -1 समझेंगे, ये वाली +1 समझेंगे। तो कहाँ +1 दी है, कहाँ -1 दी, एक बार इसको ध्यान से देखेंगे। तो चलिए एक बार देखते हैं, पाई बाई 2 पे +1 आया, 3 पाई बाई 2 पे -1 आया। अब कहाँ कहाँ ग्राफ कट करेगा, तो एक बार कट किया है पाई पे, एक बार कट किया है 2 पाई पे, उधर एक बार कट करेगा 3 पाई पे, ऐसे ही उसके आगे जस्ट कट करेगा 4 पाई पे। यानी कहीं ना कहीं ग्राफ जो अपना है वो पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, यानी बोले तो n पाई पे एक अक्ष को कट कर रहा है। एक अक्ष को जब ग्राफ कट करे साइन का, तो इतना कम से कम समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं तब वहां पे y की वैल्यू 0 है। अब y की वैल्यू 0 का मतलब कि साइन थीटा की वैल्यू 0 है। तो साइन कहाँ कहाँ 0 होता है, तो साइन 0 पे साइन का मान 0, साइन 180 डिग्री पे पूरा वैल्यू 0। इसी तरह से कहाँ कहाँ साइन 0 मान देगा, तो कहाँ कहाँ देगा, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे। तो ग्राफ जो बना है, इससे जो निष्कर्ष निकलने वाला है, एक बार उसको ट्राई करते हैं। तो चलिए, अगर इतनी ग्राफ अगर आपको आ गई ना कि ग्राफ इसका ऐसे ही ऑपरेट होता है, तो जो कुछ निष्कर्ष निकला एक बार उसको हम ट्राई करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें बन रही है। तो मैं ये वाला चीज थोड़ा सा मैं इसको निगलेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। चलिए थोड़ा निष्कर्ष देखेंगे कि मतलब एक्चुअली इसमें क्या निष्कर्ष निकल गया है। तो एक बार ग्राफ जहां जहां एक अक्ष को कट किया, वहां वहां साइन थीटा की वैल्यू 0 है। तो कुल मिलकर हम ये बोलना चाहते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ होती है। तो यहाँ देखिए कि चूंकि साइन थीटा की जो वैल्यू है 0 है, तो साइन कहाँ कहाँ 0 मान देता है। तो साइन 0 देखिए कहाँ देगा, एक 0 डिग्री पे देगा, एक पाई पे देगा, एक 2 पाई पे देगा, एक 3 पाई पे देगा। तो क्यों हम इसको ऐसे लिखें कि लिखा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन n पाई। n पाई का मतलब ये है कि n की वैल्यू आप 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी पुटअप करिए, जो वैल्यू बन के आएगी वही n पाई कहलाएगी। मतलब या तो 0 डिग्री पे 0 होगा, नहीं तो पाई पे साइन थीटा का मान 0 होगा, नहीं तो 2 पाई पे 0 होगा, नहीं तो 3 पाई पे 0 होगा। ऐसे ऐसे नेचुरल नंबर इस अगर इसमें पुटअप करते जाते हैं, वहां वहां साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है। तो कुल मिलके साइन थीटा की वैल्यू n पाई पे 0, यानी कि थीटा इज इक्वल टू n पाई। मतलब अगर पर्टिकुलर ये आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा कहाँ कहाँ 0 वैल्यू देगा, तो ये देगा n पाई पे। यानी कुल मिलके आप ये देखो, इधर भी वैल्यू वैसे ही है, यहाँ माइनस पाई है, यहाँ इधर जाएंगे तो माइनस में 2 पाई हो जाएगा। उधर नहीं देखना होता है, खाली अगर इधर आप ध्यान से देखेंगे तो सारी बातें बन जाएंगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये मैं जो छोटा सा एक निष्कर्ष निकाला हूं कि साइन थीटा की वैल्यू इस ग्राफ से देखना चाहेंगे तो क्या बन के आएगी। तो साइन थीटा की वैल्यू ग्राफ से देखना चाहते हैं तो जो बन के आनी चाहिए ना, वो ये बन के आई कि साइन थीटा की वैल्यू कहाँ कहाँ 0 होती है। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है n पाई पे। एक दो और निष्कर्ष इसमें से निकलते हैं कि साइन थीटा का मैक्सिमम मान कहाँ होता है। तो ये देखिए पाई बाई 2 पे, फिर इधर 3 पाई बाई 2 पे सबसे निम्नतम हो गया, इधर एक बार फिर 2 पाई के बाद इधर 5 पाई अपन 2 बनेगा, इसकी नहीं 2.5 पाई पे, यानी कि 2 सही 1/2 पाई पे फिर वैल्यू 1 की ऊंचाई पे पहुंचेगी। यानी साइन थीटा की अगर वैल्यू 1 है तो कहाँ कहाँ 1 है, इसको भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मेरे को एक चीज यहाँ से आप देख के बताओ कि जो ये ग्राफ बना है इसमें कहीं ना कहीं कुछ क्रिटिकल पॉइंट बने। क्रिटिकल पॉइंट का मेरा मतलब ये है ना कि जहां पे स्पर्शी अगर ड्रा करें तो पीक बने, वहां पीक पे ही स्पर्शी ड्रा आपको करना है। तो पीक देखिए कहाँ कहाँ बन रहे थे, एक पीक यहाँ बना है,
फिर यहाँ बना है, यहाँ बना है, यहाँ बना है। तो जहां जहां पीक बना है ना उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब या तो वहां से ग्राफ नीचे जाएगा और नहीं तो ऊपर उठेगा। आप इस पीक को देख के बताओ कि यहां से ग्राफ जो लेफ्ट में था ना वो अपर को उठ रहा था, लेफ्ट से यहां तक जाते जाते ग्राफ ऊपर को उठा है, बट यहां से अब राइट जैसे ही जा रहा है, लेफ्ट से राइट जैसे ही गया तो यहां तक उठा, लेकिन यहां से जब राइट आपको जाना हुआ ना तो यहां से फिर ग्राफ नीचे जा रहा है। मतलब कि जहां से ग्राफ उठ रहा है या नीचे हो रहा है वहां क्रिटिकल पॉइंट होता है। और जहां जहां साइन थीटा में क्रिटिकल पॉइंट है वहां वहां कहीं ना कहीं स्पर्शी अगर ड्रॉप करते हैं तो स्पर्शी एक अक्ष के पैरेलल मिलेगी। जैसे इस पॉइंट पे अगर आपको स्पर्शी ड्रा करना हुआ तो ये वाली स्पर्शी एक अक्ष के पैरेलल है, इस क्रिटिकल पॉइंट पे ड्रा करना हुआ तो ये वाली भी स्पर्शी एक अक्ष के पैरेलल है। ठीक इस तरह से अगर यहाँ ड्रा करना हुआ तो ऐसे बनेगा, फिर यहाँ ड्रा करना हुआ तो ऐसे बनेगा। कुल मिलकर क्रिटिकल पॉइंट पे अगर आपने स्पर्शी ड्रा करा है किसके, साइन फंक्शन के, तो वहां पे बनने वाली स्पर्शी एक अक्ष के पैरेलल होगी। और कहीं ना कहीं आपको मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि एक अक्ष के पैरेलल खींची गई, एक अक्ष के पैरेलल खींची गई प्रत्येक स्पर्शी के लिए या प्रत्येक सरल रेखा के लिए जो प्रवणता होती है जीरो होती है। क्योंकि वो पढ़िएगा वहां पे, फिलहाल खाली इसको ऐसे लेके चलो एक दो बातें और मैं इसमें बताता हूं कि कहीं ना कहीं साइन फंक्शन का डोमेन रेंज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो डोमेन कितना होगा साइन फंक्शन का, डोमेन बोले तो इसको बोलते हैं प्रांत। तो डोमेन का मतलब होता है, थोड़ा ध्यान से देखिए, व्हाट इज मतलब डोमेन। डोमेन क्या है किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन का। तो डोमेन का मतलब सीधा सीधा ये होता है ना कि फंक्शन में अगर कोई फंक्शन यहाँ गिवन है कि y बराबर एफ ऑफ एक्स अगर कोई गिवन है तो एक्स के उन सभी मानों के लिए, एक्स के उन सभी मानों के लिए जिसके लिए फंक्शन ये डिफाइंड है। डिफाइंड का मतलब कि कभी भी अनडिफाइंड वैल्यू ना दे। अनडिफाइंड वैल्यू का मतलब सीधा सीधा साफ है, इनफिनाइट यानी कि अपरिभाषित संख्या ना दे, तो तब उन सभी मानों को ही फंक्शन का डोमेन बोलते हैं। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि किसी भी फंक्शन जो y बराबर एफ ऑफ एक्स गिवन है ना, तो उस एफ ऑफ एक्स के लिए जो पर्टिकुलर वैल्यू x रखनी है उस x के उन सभी मानों के लिए जिसके लिए फलन डिफाइंड फंक्शन हो जाए। डिफाइंड फंक्शन का मेरा मतलब ये है कि कभी भी फलन अपरिभाषित वैल्यू ना दे, तो उन्हीं सभी बिंदुओं का जो कलेक्शन है, संग्रह है, उसे डोमेन बोलते हैं। तो आप मेरे को बताओ, इस फंक्शन को देख के बताओ कि इस फंक्शन का जो मैंने ग्राफ ड्रा करा है उसमें आप 1 डिग्री रखो, 2 डिग्री रखो, 3 डिग्री रखो, कुछ भी रखो, x के स्थान पे आप कुछ भी रखो, बस वास्तविक संख्या रखो, फंक्शन कभी भी अनडिफाइंड नहीं हो सकता है। अनडिफाइंड का मेरा मतलब ये है कि कभी भी अपरिभाषित नहीं होगा। तो सीधा सीधा एक बार इसको और हम देखेंगे तो कुल मिलकर ये बोलेंगे कि जो डोमेन होना चाहिए साइन एक्स फंक्शन का ना, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यानी कि ऑल रियल नंबर आर। तो ऐसे रेंज मेरे को बताइए। तो रेंज का मतलब होता है पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ दी वाई, ऐसा कुछ, यानी कि जो वाई है ना, इस वाई की पर्टिकुलर वैल्यू क्या क्या निकल के आ रही है। या ये भी आप कह सकते हैं कि जो साइन थीटा है इसका मान किसके और किसके बीच में ऑपरेट करता है। तो किसके बीच में ऑपरेट करता है, तो आप देखो ध्यान से, कहीं भी कुछ भी कोण बढ़ा दो, कोण का मान आप कितना हो डिग्री बढ़ा दो, आप लाखों करोड़ों डिग्री में भी पहुंच जाओ, लेकिन साइन थीटा का मान कंफर्म हो गया है, या तो 1 होगा नहीं तो -1 होगा। तो बहुत कम होगा तो -1, बहुत मैक्सिमम होगा तो +1। तो जो रेंज बनता है ना वो -1 से लेके 1। चलिए देखिए मैंने क्या क्या आपको फिलहाल बताया साइन फंक्शन से। मैंने साइन फंक्शन का ग्राफ अच्छे से ड्रा करना आपको सिखाया कि कैसे ड्रा करते हैं। साथ ही साथ मैंने ये बताया है कि इसमें क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है पीक। जब पीक होता है ना तो या तो ये वाला पीक है नहीं तो ये वाला पीक है। तो पीक ऊंचाई वाला है, ये अपना स्ट्रिंग इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं गर्त। तो जो गर्त पे पीक बन रहा है ना, यहाँ पे हर जगह हर पीक पे जो अपनी स्पर्शी अगर ड्रा करेंगे ना तो हर स्पर्शी एक अक्ष के पैरेलल बनेगी। तो कुल मिलके इसमें 2 4 5 पॉइंट था। एक पॉइंट अपना ये था कि साइन थीटा की वैल्यू कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 होती है। तो कहां कहां 0 होती है उसको देखना होता है। तो 0 कहां कहां होती है, तो जहां जहां ग्राफ एक अक्ष को कट कर रहा है वहां पे साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है। तो साइन थीटा देखो कहां कहां ग्राफ कट करेगा, तो कट करेगा एक बार पाई पे, फिर यहाँ 2 पाई पे, बगल में 3 पाई पे। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर जो साइन थीटा है ना उसमें 0 मान तब आएगा साइन थीटा का जब वो ग्राफ n पाई, मतलब कि बोले तो थीटा का जो मान होना चाहिए n पाई होना चाहिए।
अब उसके बाद मैंने यहाँ पे एक और शब्द बताया अपना, डोमेन एंड रेंज। ये फंक्शन के लिए बहुत उपयोगी चीजें होती हैं कि फंक्शन का एक्चुअली डोमेन क्या होता है, फंक्शन का रेंज क्या होता है। तो डोमेन रेंज में अच्छे से बताया हूं कि डोमेन का मतलब होता है कि एक्स के वो सभी मान जिसके लिए फलन डिफाइंड है, फंक्शन का डोमेन कहलाता है। तो आप मेरे को बताओ इसमें कहीं भी एक्स का कोई भी एक ऐसा मेरे को मान बताओ जिसको देखने से ये लगता हो कि उसमें रखने से फलन का मान अपरिभाषित हो जाए। तो ऐसा है ही नहीं है। तो कुल मिलकर हम ये बोलेंगे कि टोटल रियल नंबर यानी कि ऑल रियल नंबर फंक्शन का डोमेन होता है। और रेंज क्या होता है, तो रेंज का मेरा मतलब ये होता है कि कोई भी फंक्शन किसी पर्टिकुलर रेंज में ही अपना काम करता है। जैसे इसको देख के बताओ कि एक्स का आप कुछ भी मान रखो, बट इतना कंफर्म है कि जो साइन थीटा है ना, हमेशा और हमेशा या तो वैल्यू 1 देगा प्लस में, और नहीं तो कम देगा तो -1 देगा। तो कुल मिलके जरा एक मेरे को यहाँ टर्मलाइज में यहाँ लिख रहा हूं, मेरे को बताइएगा सही है कि नहीं। कि साइन थीटा इज इक्वल टू अगर 3/2 लिखा है तो ये कभी संभव है कि ना, ऐसा ऐसी वैल्यू संभव है कि ना साइन थीटा इज इक्वल टू 3/2। तो आप मेरे से ये बोलोगे सर ये संभव नहीं है। ऐसा इसलिए कि 3/2 का मेरा मतलब ये हो जाएगा 1 सही 1/2। तो 1 सही 1/2 का मेरा मतलब आप समझ गए, यानी कि 1.5। अब 1.5 से मतलब ये है कि कभी भी साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती और ना -1 से छोटी हो सकती है। तो बातें कहीं ना कहीं ये सारी समझ में आई होंगी। आप इसे क्या बोल सकते हैं कि निगलेक्टेड आंसर, ये गलत तरीका है लिखने का। कभी भी साइन थीटा की वैल्यू 3/2 नहीं हो सकती। तो चलिए इस ग्राफ को अच्छे से नोट करिए। इसमें जो बातें डोमेन रेंज की थी ये आपने नोट करना है, साथ ही साथ ये पर्टिकुलर पॉइंट इसको नोट करना है। आपको ये भी यहाँ समझना है कि कहीं कहीं पर्टिकुलर जो पीक है उस पीक पे कभी भी स्पर्शी जुड़ रहा होगी ना, वो हमेशा एक शख्स के पैरेलल होगी। अगर इतनी बात आप जानते हैं तो कैलकुलस में इन चीजों का बड़ी हेल्प है। सो कैलकुलस उसमें बड़ी हेल्प करती है सारी ग्राफ वाली चीजें। चलिए इसको खूब अच्छे से नोट करिए, फिर आगे वाली हम अभी